तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आप अगर क्राइम स्टोरी बहुत पहले से सुन रहे होंगे तो एक चैनल आपकी आंखों से गुजरा होगा और उस चैनल का नाम है तिरछी बात भारत और एक चैनल और था तिरछी बात। अब इस चैनल के जो मालिक थे, जो इस चैनल को चलाते थे, उनका नाम था सुदेश। और अगर आप आज भी सर्च करेंगे तो लगभग 2.5 लाख 3 लाख उनके सब्सक्राइबर इस टाइम भी हैं। तो ठीक ठाक उनका चैनल चल रहा था। फेसबुक पे भी उनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। तमाम चीज़ें ईश्वर की कृपा से उनके जीवन में बढ़िया चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कब कहाँ किस मोड़ पे लेके आके खड़ी कर दे, किसी को अंदाज़ा नहीं। जहाँ सुदेश जी की तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, अच्छा खासा चैनल था और शायद क्राइम तक के बाद अगर किसी ने चैनल खोला था तो सुदेश जी ने ही खोला था। बाकी लोग तो फिर बाद में आए और बाद में उन्होंने अपनी दुकान चलाई, उनमें से एक मैं भी हूँ। अब तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, तमाम लोग जानते थे। लेकिन इसी दौरान अचानक से उनके हाथ में दर्द हुआ। जब दर्द हुआ तो फिर उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या कभी कोई चोट वोट लगी थी। तो उन्हें याद आया कि हाँ, काफ़ी छोटा था तो उस टाइम बाइक से जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ था, गिर गया था, बस हल्का सा हाथ में स्क्रैच लगा था। तो नॉर्मल एक क्लिनिक वाला उसने मरहम पट्टी कर दी थी, बाकी कुछ खास था नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि ठीक है, लेकिन जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। उसके बाद जांच पड़ताल हुई और जब जांच हुई माफ़ कीजिएगा, जब जांच हुई तब पता चला कि उनके हाथ की जो हड्डी है वो पूरी तरह गल चुकी है। और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट थी वो मुझे भेजी, मैंने देखा। और इस टाइम मालूम ये है कि आज ऑपरेशन करके उनका हाथ काटा जाना है, यानी एक हाथ उनका काट दिया जाएगा और एक हाथ से ही उनकी बाकी की ज़िंदगी चलेगी। अब ये बात जब वो बता रहे थे, बेचारे बड़े दुखी भी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को समझाते हुए कहा कि ये सब तो ईश्वर के हाथ में है, शायद कोई बुरा कर्म या बुरा पाप था जिस वजह से आज ऐसा हुआ। तो मुझे लगा कि आप लोग एक बार ज़रूर जानिए कि सुदेश जी के साथ क्या हुआ। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो उनको सुनते हों तिरछी बात भारत, तो परेशान भी हो कि वीडियो क्यों नहीं आ रही या फिर क्या हुआ। तो उनकी जो हाथ की बीमारी थी अब उसका इलाज पॉसिबल नहीं हो पाया और मजबूरी में उनके हाथ को काटा जाएगा। मुझे लगा आपसे इस बात को शेयर करना चाहिए, चूँकि क्राइम की ही फैमिली के एक मेंबर हैं जो क्राइम सुनाते हैं। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और पिछले कई दिनों से आपने एक शब्द सुना होगा कि पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, संजय रॉय से पूछताछ होगी। और बहुत पहले मैंने भी कहा था कि अगर संजय रॉय डिनाई कर दे कि हाँ मुझे फंसाया जा रहा है, तो पुलिस के पास क्या कोई सबूत है जिस वजह से इस पूरी चीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा था, संजय रॉय ने ठीक वैसा ही किया। पुलिस के सामने संजय रॉय चीख चीख के कह रहा था कि हाँ मैं ही आरोपी हूँ, मैंने ही ऐसा किया था, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे फांसी दिलवा दी जाए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ, ये तमाम चीज़ें। जब ये चीज़ें संजय राय ने बोली तो पुलिस को भी लगा कि चलो भाई इसने खुद कबूल कर लिया है और बहुत मशक्क़त की बात नहीं है, लोगों का हुजूम सेंटिमेंट भी इस तरफ इशारा कर ही रहा है, तो कोर्ट में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले कि पुलिस अपनी चार्जशीट कुछ बनाती कुछ और करती है, जो मामला था सीबीआई के हवाले कर दिया गया। तो जब सीबीआई के हवाले कर दिया गया ये मामला और सीबीआई जब पूरे केस का टेक ओवर करती है, अचानक से जो संजय रॉय थी उसकी जो लाइन वो बदल गई। इससे पहले तक संजय रॉय चीख चीख के कह रहा था कि मैं आरोपी हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैंने तमाम अपराध किए हैं, मैं रेपिस्ट हूँ, मैंने हत्या की है, मैं मर्डरर हूँ। सीबीआई के सामने उसने पहले ही कह दिया कि सर मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे पुलिस वाले और बाकी लोग फंसा रहे हैं और किसी और को बचाने के लिए मुझे फंसाया जा रहा, मुझे इस पूरे क्राइम सीन में फ्रेम किया जा रहा। अब ये बात जब एक आदमी कह दे और न माने कि वो गलत है और इससे पहले वो मान रहा हो, तब कहीं ना कहीं फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ सीबीआई के साथ। तब सीबीआई ने कहा कि यार एक काम करो, अब इसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ। अब पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है पहले ये जान ले, उसके बाद टेस्ट, चूँकि 25 तारीख को हुआ तो क्या कुछ निकल के सामने आया, 9 ऐसे कौन से बड़े सबूत हैं जिस वजह से ये आरोपी बच नहीं सकता, उसके बारे में आपको अब डिटेल में बताऊँगा। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारे। जैसे आपने अगर 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो एक होता है मोनोमर, और मोनोमर से ही बनाया जाता है पॉलीमर। और पॉलीमर के बारे में हम लगभग सभी लोग जानते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉली मतलब होता है बहुत, ग्राफ मतलब आप जानते हैं कि ग्राफ। तो पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब बहुत सारे ग्राफ उसमें एनालाइज किए जाते हैं। हालांकि इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है एग्जैक्टली कोई ऐसी मशीन नहीं है कि अगला कोई बंदा अगर झूठ बोल रहा है तो अचानक से वो रेड लाइट या ग्रीन लाइट चला दे,
इसमें एक बहुत एक्सपर्ट आदमी चाहिए होगा जो उस ग्राफ को एनालाइज करके बता दे कि आखिर कहाँ आदमी गड़बड़ाया, कहाँ उसने गड़बड़ की। जैसे इसमें कई सारे ग्राफ होते हैं, 4 चीज़ें इसमें चेक की जाती है। मेन रूप से चेक करनी हो 4 चीज़ें हैं। पहली है हार्ट रेट, दूसरी है ब्लड प्रेशर, और तीसरा कि आदमी की सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कैसी है, और चौथा पसीना कितना निकल रहा। तो पसीने की जो ग्लैंड है वो कितना काम कर रही है, यानी रेस्पिरेशन और पर्सपिरेशन, ये 2 चीज़ें, और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। तो 4 मशीनें 4 तरह की आदमी के शरीर से टच करा दी जाती हैं बेसिकली, अगर आप इसका एक ओवरऑल व्यू समझें तो। एक सीने से यानी धड़कन चेक करेगी, एक बीपी और एक ब्रीथ, और दूसरा पसीने वाली ग्लैंड से। तो अगर आपसे पूछा गया और आप गलत हैं या फिर आप सही हैं, और आपसे पूछा गया कि उस टाइम आप कहाँ थे, तो अगर आप गलत हैं तो आप क्राइम सीन पे मौजूद होंगे। लेकिन चूंकि अब आप झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं मैं अपने घर पे था, तो ऐसे हाल में जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया होगी या फिर ऐसे सवाल को फेस करने की जो प्रक्रिया होगी, उस टाइम आप अपने बॉडी को चाहे जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे जितना नॉर्मल करने की कोशिश करें, लेकिन अब एक सवाल जहां आप फंस सकते हैं और आप डर जाएंगे, तो ऐसे हाल में आपकी धड़कन तेज़ हो सकती है, आपकी सांसें तेज़ हो सकती हैं, आपका पसीना तेज़ हो सकता है, आपकी बीपी हाई या लो हो सकती है। तो पहली चीज़ आप यहाँ से फंस जाएंगे। और इस ग्राफ को चेक किया जाता है। नॉर्मली धड़कन है तो ग्राफ ऐसे ऐसे पेंसिल से बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। लेकिन अचानक से आपसे पूछा गया कि क्या उस दिन आप मौजूद थे, और पहले तो नॉर्मली पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे जो भी नाम है, जैसे संजय का हुआ तो संजय कहेगा संजय रॉय, तो उस टाइम ग्राफ नॉर्मल चलेगा। फिर पूछा जाएगा आप कितने साल के हो, बताएगा 31 साल का या फिर 30 साल का या फिर जो भी हो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कोलकाता के ही हैं, संजय रॉय बताएगा हाँ मैं कोलकाता का ही हूँ। अब इस तमाम सवाल के दौरान जो धड़कन है वो धीमी चलती रहेगी, नॉर्मल रहेगी। लेकिन अचानक से फिर इसी में पूछा जाएगा क्या तुमने कत्ल किया है। अब इस पर वो आदमी चौंक जाएगा, और चौंकेगा तो धड़कन तेज होगी। नहीं किया होगा तो नॉर्मली बता देगा कि नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन उसे जब झूठ बोल रहा होगा तो उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, और वहाँ से वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इसको पकड़ने के लिए, एक छोटे से चेंज को पकड़ने के लिए, और ये चेंज नेचुरल है या फिर डर के हैं, ये भी एनालाइज करने के लिए एक बेहद एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो फाइनली संजय रॉय की जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो हो गई। अब उसको लेके एक सवाल पूछा गया कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या निकल के सामने आया। तो कायदे से कहें तो पॉलीग्राफी टेस्ट में जो पूरी टाइमलाइन थी वो क्लियर हो गई। और इस पूरे टेस्ट में जो कुछ निकला उसको अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले संजय रॉय अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम था सौरभ, हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। आने के बाद एक कोई एडमिट था, उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हालचाल लेते हैं, पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये लोग जाते हैं सोनागाची, क्योंकि जो दोस्त था और ये जो संजय था, इस दोनों का मन था कि कोई लड़की मिले जिससे हम रिलेशन बनाए, जिससे हम फिजिकल रिलेशन बना के अपनी यौन उत्तेजना को शांत कर लें। दोनों सोनागाची जाते हैं। जाने के बाद वहाँ अलग अलग लड़कियों से, अलग अलग कॉल गर्ल से, प्रोस्टिट्यूट से बात करेंगे। उसके बाद बात करने के बाद वहाँ शायद इन दोनों की बात बनी नहीं या फिर जो भी हुआ हो, ये दोनों वहाँ से लौटते हैं। लौटने के बाद इन दोनों के जहन में एक प्लान बना कि अब यहाँ तो बात नहीं बनी, तो एक दूसरा रेड लाइट एरिया है जिसका नाम है चेतला। तो फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो चेतला चलते हैं। और इसी दौरान इन दोनों ने फिर शराब ली और शराब को पिया। एक 5 पॉइंट नाम की जगह है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वहाँ से शराब लेते हैं। उसके बाद ये लोग चेतला की तरफ चलते हैं। अब चेतला में जो दोस्त सौरभ था उसको कोई लड़की पसंद आती है, वो पैसे देता है, उसके बाद उसके साथ रिलेशन बनाता है। इस दौरान अब संजय बाहर खड़ा हुआ है। चाहता तो ये भी कोई लड़की पसंद कर सकता था, लेकिन इसके जहन में क्या आता है क्या नहीं आता, ये अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है रोड पे खड़े खड़े। फ़ोन करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि एक काम करो, मुझे कुछ अपनी तस्वीरें भेजो। अब गर्लफ्रेंड अपनी नॉर्मल तस्वीरें भेजती है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, बिना कपड़ों की भेजो, यानी न्यूड तस्वीरें। अब गर्लफ्रेंड सकपकाती है, लेकिन अब बॉयफ्रेंड था, उसने मांगा था और संजय की हरकतों से वाकिफ़ भी थी, तो हो सकता है ब्लैकमेलिंग भी कर रहा हो। तो अपनी उन तस्वीरों को भेजती है। भेजने के बाद संजय उसे देखता है, देखने के बाद काफ़ी उत्तेजित होता है। उसके बाद वापस लौटता है। वापस लौटने के बाद हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में अलग अलग फ्लोर पे रात में 11 बजे से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे ऐसे करके घूमने लगता है।
कभी 4th फ्लोर पे जाता है ऑपरेशन थिएटर के पास, कभी 3rd फ्लोर पे, कभी 2nd फ्लोर पे। शायद उसे तलाश थी शिकार की, उसे शायद जानकारी थी कि लड़की वहाँ मिलेगी। इसी दौरान 4:01 पे वो सेमिनार हॉल की तरफ जाता है जो कैमरे में कैद हुआ। उसके बाद पहले वो उस लड़की का गला दबाता है, गला दबाने के बाद फिर उसका रेप करता है। ये एक टाइमलाइन निकल के सामने आई। लेकिन जब संजय से बाद में पूछा गया कि तुम कब गए थे और क्या हुआ था, तब संजय ने कहा कि जब मैं गया था सेमिनार हॉल की तरफ, तब मैंने देखा कि जो सेमिनार हॉल में वो लेडी डॉक्टर है वो मरी पड़ी है, और इतना देखते मैं वहाँ से भाग गया और मैंने कत्ल नहीं किया। अब पॉलीग्राफी टेस्ट में कुछ अलग बात और पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद कुछ अलग बात। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर दोनों बातें अलग अलग है। पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने कुछ और बोला, लेकिन कोर्ट में आप बस एक ग्राफ दिखा के कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, किसी को फांसी नहीं करवा सकते। कोर्ट का अपना एक तरीका है, वो तमाम उम्मीदों को चेक करती है। कोई 10 तरह से दोषी सिद्ध हो रहा है, लेकिन अगर एक तरह से निर्दोष सिद्ध हो रहा है तो उन 10 चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा, और इस एक पॉइंट की वजह से उसे छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश का कानून यही कहता है कि किसी निर्दोष को सज़ा कभी ना मिले, भले ही 10 दोषी छूट जाए। कायदे से अब ये होना चाहिए कि किसी दोषी को न छोड़ा जाए, भले एक आध निर्दोष उसमें पिर जाए। क्योंकि एक आध निर्दोष को ऐसे बचाने के चक्कर में हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं जो बेचारे इनोसेंट हैं। तो कानून व्यवस्था यही है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट को आप लेके कोर्ट में पहुंच नहीं सकते कि साहब इस हिसाब से ऐसा क्राइम हुआ है और इसमें देखिए इसने झूठ बोला, यहाँ पे लड़खड़ाया। इस हिसाब से तो कोर्ट कुछ सज़ा सुना नहीं सकती। तो फिर आखिर ऐसे कौन से सबूत है जिस वजह से अभी भी ये उम्मीद बाकी है कि जो संजय रॉय है उसे सज़ा मिल सकती है। तो सबूतों की एक लिस्ट हम आपको बता देते हैं। पहली लिस्ट है सीसीटीवी। 4:00 पे यानी 4:01 और कुछ सेकंड पे ये उस रूम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और कुछ टाइम बाद ये वापस लौटता हुआ भी दिखाई देता है। और जो पूरा टाइम हुआ है इसी टाइम के दौरान हुआ है। तो अगर सीबीआई कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि जिस टाइम क्राइम हुआ है उस टाइम में वहाँ मौजूद था, तो ऐसे हाल में संजय रॉय के फंसने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन प्रूफ करना होगा कि आखिर जब ये क्राइम हो रहा था उस टाइम संजय उस क्राइम सीन पे मौजूद था। दूसरा, ब्लूटूथ का एक टुकड़ा जो मिला। अब ब्लूटूथ जो है वो क्राइम सीन पे मिला था, और सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि जो ब्लूटूथ है वो जाते टाइम तो संजय के कॉलर के पास था, लेकिन लौटते टाइम वो कॉलर के पास नहीं था, और फिर वो क्राइम सीन पे मिला। तो यहाँ से ये प्रूफ होगा कि क्राइम सीन पे संजय रॉय उपस्थित था। तीसरा, जब संजय रॉय वापस जाता है तो वापस जाने के बाद जब ये तमाम अपराध उसने किए, उसे यकीन था कि वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने फ़ौरन अपने कपड़ों को धुल दिया, तमाम सबूतों को मिटा दिया। लेकिन नशे की हालत में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि जो सैंडल उसने पहन रखा है उसे भी धुलना है। तो सैंडल जब पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा, सैंडल को जब पुलिस वालों ने अपने कब्जे में लिया, तो उस सैंडल पे कुछ खून के निशान मिले हैं, और ये खून कुछ संजय का है। और अगर जांच होगी तो शायद अगर यहाँ से प्रूफ हो कि वो खून उस डॉक्टर का भी है, तो फिर बचने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। चौथा, जो क्राइम सीन है वहाँ पे ढेर सारे खून के निशान मिले हैं। मे भी एक इंसान के हों, मे भी कई सारे लोगों के हों, क्योंकि डीएनए आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे हाल में अगर क्राइम सीन पे जो खून मिला वो संजय रॉय का हो, तो यहाँ से संजय रॉय फंस जाएगा। क्योंकि संजय रॉय का जब मेडिकल कराया गया था, क्योंकि उसके शरीर पे कुछ चोट के निशान थे, तो उस मेडिकल रिपोर्ट में ये क्लियर कहा गया डॉक्टरों की टीम के द्वारा कि संजय के पैर के पिछले वाले हिस्से में और पीठ में कुछ चोट के निशान है। तो खून गिरा, और वो खून अगर क्राइम सीन पे एकाध भी मिल गया तो फिर संजय फंस जाएगा। और साथ ही अंडर गारमेंट संजय रॉय का जब्त किया गया, क्योंकि आमतौर पे कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाता है, सेक्स करता है, तो ऐसे हाल में उसका जो स्पर्म है वो जो सीमेन डिस्चार्ज करता है, तो एग्जैक्टली तुरंत नहीं होता, कुछ बूंदें कुछ अंश रह जाती हैं। तो हो सकता है कि उसके अंडरवियर में वो लगा हो, तो वहाँ से भी कुछ प्रूफ हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के टाइम में पुलिस वाले ज़्यादा यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी। तो संजय के फ़ोन का जो टावर लोकेशन है वो चेक किया जाएगा। तो अगर टावर लोकेशन जो है वो मिलती है उस क्राइम सीन पे कि रात के 4 से 5 के बीच एक क्राइम हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लगभग यही टाइम मेंशन है, तो ऐसे हाल में अगर संजय का जो टावर लोकेशन है वो क्राइम सीन पे ही मिलता है, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि संजय क्राइम सीन पे मौजूद था। और क्राइम सीन पे मौजूद तो या तो वो कोई नाम बता दे कि हाँ मैं खड़ा था लेकिन कर ये रहा था, अगर वहाँ कोई और नहीं मौजूद था, किसी और का नाम निकल के नहीं सामने आता, तो ऐसे हाल में भाई क्राइम सीन पे आप थे, आपके अलावा किसी और की उपस्थिति थी नहीं, तो क्राइम फिर आपने किया है। बाइक को भी जब्त किया गया, बाइक और हेलमेट को।
जो कि आमतौर पे जब संजय के शरीर पे खून लगा था और वो बाइक चला रहा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो खून बाइक पे कहीं ना कहीं चिपक गया हो, एक आध बूंद कहीं टच हो गया हो। तो बाइक और हेलमेट को जब्त कर लिया गया इस उम्मीद में कि शायद बाइक और हेलमेट से कुछ मिल जाए। साथ ही जो संजय रॉय की गर्लफ्रेंड है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि संजय रॉय को बताया गया था, फ़ोन करके बुलाया गया था, ये तमाम चीज़ें। तो संजय रॉय ने अपने फ़ोन को एक तरह से फॉर्मेट कर दिया, बहुत सारा डेटा उसने डिलीट कर दिया है। लेकिन जो टेक्निकल टीम है संजय राय के उस डाटा को रिकवर करने का काम कर रही है, और डाटा जब रिकवर होगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड से क्या टाइमलाइन मैच होती है, क्या डाटा आया था, कैसी बातचीत हुई थी। तो ये तमाम सारे तथ्य ऐसे हैं जो सीबीआई अगर प्रूव कर लेती है तो संजय रॉय को सज़ा हो सकती है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि हो सकती है कि क्या मतलब है। तो हो सकती है का मतलब इतना सा है कि बहुत पहले आपको याद होगा मैंने गब्बी सिस्टर की कहानी सुनाई थी, जो मासूम बच्चों को तड़पा के मारती हैं, 50 से ज़्यादा का उनका आंकड़ा था। उनको सजाए मौत मिली तो, लेकिन कभी फांसी नहीं हुई, और बाद में उन्होंने मर्सी पिटिशन डायल करते हुए कह दिया था कि हम रोज़ फांसी के डर में जी रहे हैं, इस वजह से हम रोज़ ही मर रहे हैं, तो अब हमको मारने का कोई मतलब नहीं है। और कोर्ट ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ यार, इतना टाइम गुजर गया बेचारियों को, तो फिर अब क्या ही इनको फांसी दे, एक काम करें इनकी सज़ा को कम कर देते हैं। तो उनकी सज़ा को भी कम कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे आरोपी हैं जिनको फांसी की सज़ा मिली तो, लेकिन कभी वो मुकम्मल नहीं हो पाई। आप निर्भया वाला केस भी देख लीजिए, ऐसे प्रोसेस हो रहा था लेकिन 8 साल लग गए थे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। खैर, लेकिन इतने सबूत, इतनी चीज़ें हैं, अगर प्रूफ होती हैं तो ये पुख्ता हो जाएगा कि आरोपी केवल संजय राय है, और फिर उससे पूछताछ होगी कि तुम्हारे साथ और कौन मौजूद था। क्योंकि संजय अभी होशो हवास में इस बात से डिनाई कर रहा है कि हाँ, मैं क्राइम सीन पे मौजूद नहीं था, यानी मैंने कुछ क्राइम नहीं किया। तो फिर देखते हैं क्या होता है। खैर, मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे तमाम तथ्य शेयर करना चाहिए, और सुदेश जी जल्द स्वस्थ हों, इस वजह से ही प्रार्थना है, और जो चीज़ें होनी हैं अब तो होके ही रहेंगी। खैर, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे अपडेट के लिए, ऐसी कहानियों के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।